Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and today we are reading about chapter number 3 in history textbook, and chapter name is यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो अध्याय 3 हम पढ़ रहे थे, जिसके 2 भाग तो मैं बना चुकी हूँ, भाग 1 और भाग 2, जिसके अंदर मैं 2-3 टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। तो हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए आपका पेज नंबर 2 आपके चैप्टर का। तो चलते हैं पेज नंबर 2 पर। आज हमको शुरू करना है टॉपिक नंबर 2, मतलब विषय 2, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज मतलब ऐसा समाज जिसमें उद्योग बढ़ने लग जाएंगे, और सामाजिक परिवर्तन और समाज में आए हुए बदलाव। ये कहाँ के बदलाव हैं? रूस के और यूरोप के। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। मतलब ये जो राजनीतिक रुझान जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने रेडिकल के बारे में पढ़ा, रूढ़िवादियों के बारे में पढ़ा, उदारवादी लोगों के बारे में पढ़ा पिछले 2 भागों के अंदर। तो ये सारे जो रुझान है एक नए युग के द्योतक है। मतलब किस तरीके से नए युग का निर्माण होगा इस बात को बताने वाले हैं। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। मतलब बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक, मतलब सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे सोसाइटी के अंदर। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे और नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। मतलब ये वो टाइम था जिस समय अलग अलग उद्योग भी मतलब सेटल हो रहे थे, बस रहे थे, डेवलप हो रहे थे, और शहर जो है वो सेटल हो रहे थे, मतलब शहर बस रहे थे। शहर बसने का क्या मतलब है कि लोगों का शहरों की तरफ पलायन, गाँव से जब लोग जो है वो शहरों की तरफ प्रवास करते हैं उसे शहरीकरण कहते हैं। तो वो भी हो रहा था और उद्योग भी लग रहे थे। और किस लिए जाते हैं लोग बाहर या किसी बड़ी सिटी में? काम की तलाश में। रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। मतलब उस समय रेलवे का विस्तार, मतलब जो रेलवे स्टेशंस हैं उनका जो वेब है, उनका जाल जो है वो पूरे देश में बिछ चुका था। कौन से देश में? रशिया की बात कर रहे हैं और यूरोप के कुछ देशों की बात कर रहे हैं। इन औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। मतलब चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी किसी न किसी काम में, उद्योगों के काम में जो है संलग्न हैं। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। मतलब उस समय काम की मांग इतनी थी कि दिन भर काम करवाया जाता था और मजदूरी कम दी जाती थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। मतलब लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ये भी उस समय की आम समस्या बन चुकी थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ चुकी थी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप ओपन करिए अपना नेक्स्ट पेज। गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। मतलब जब मांगों की गिरावट आ जाती तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाती। मतलब काम की तलाश में लोग घूमते रहते लेकिन काम नहीं मिलता, क्योंकि मजदूर बहुत ज़्यादा हो चुके थे। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे। मजदूर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे थे, क्योंकि शहरीकरण हो रहा था, लोग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे थे। इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। जितने ज़्यादा लोग शहरों में आ रहे थे उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी थी, और साफ सफाई जो है उसका इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। मतलब साफ सफाई का काम मुश्किल हो गया था शहरों में। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। उदारवादी और रेडिकल ये 2 ऐसे समूह हैं जो समाज में बदलाव चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो साफ सफाई है या जो आवास का काम है वो अच्छे से हो पाए या लोगों को आवास मिले। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। व्यक्तिगत स्वामित्व में मतलब एक व्यक्ति चला रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट इंडस्ट्री के तौर पर सारे उद्योग काम कर रहे थे, सारी फैक्ट्रीज काम कर रही थी। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उन्हें यहाँ बहुत सारे लोग उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। मतलब जो उदारवादी लोग हैं या रेडिकल हैं जो मांग उठा रहे, देखिए समाज के लिए वही व्यक्ति मांग उठाता है ज़्यादातर जो चाहता है कि बदलाव हो और जो पढ़ा लिखा है। तो उस समय जो लोग मांग उठा रहे थे उनके खुद के पास काफ़ी संपत्ति थी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम भी दे रखा था, नौकरी दे रखी थी। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। मतलब उद्योग भी आगे तभी बढ़ेंगे जब लोग स्वस्थ होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी वो अच्छे से उद्योगों से जो है पैसा कमा पाएंगे। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। मतलब अगर कोई व्यक्ति अमीर परिवार में या कुलीन परिवार में पैदा हो जाता है, उसके बच्चे को शुरू से ही सारी चीज़ें मिलने लग जाती हैं, इसके विरोध में थे कौन? लिबरल और रेडिकल, मीन्स उदारवादी और रेडिकलवादी, ये दोनों ही लोग इसके
खिलाफ है कि जन्मजात किसी भी व्यक्ति को हक नहीं मिलने चाहिए, उसकी काबिलियत पर ही मिलने चाहिए। व्यक्तिगत प्रयासों, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। मतलब अगर कोई व्यक्ति अच्छे से उद्योग चला सकता है, अगर वो प्रयास करता है, अगर मेहनत करता है, तो उसको काम मिलना चाहिए। उनकी मान्यता थी, उनकी मतलब उदारवादी और रेडिकल समूह के लोगों की मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, मतलब हर व्यक्ति को आज़ादी मिले, काम करने का मौका मिले, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। मतलब जो व्यक्ति काम करना चाहता है, जिसमें कौशल है, अगर उसे काम करने दिया जाए तो हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। आगे दे रखा है, इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। मतलब 19वीं सदी में जो भी लोग चाहते हैं कि हाँ हमें काम करना है या हम इनकी बातों से संतुष्ट हैं, वो या तो उदारवादी समूह में जाकर के उनके मेंबर बन जाते, सदस्य बन जाते, या फिर रेडिकल समूह में वो चले जाते। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। मतलब ये चाहते थे कि क्रांति हो, क्योंकि यूरोप में 1815 में ऐसी सरकारें बनी थी जिससे लोग छुटकारा पाने चाहते हैं, मतलब उनकी बात को वो नहीं मानना चाहते हैं, या फिर सरकार के रूप में उन लोगों को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं यूरोप की कुछ जगहों पर। ठीक है। और राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी चाहते हैं कि ऐसी सरकारों को हटा दिया जाए। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लग गए। मतलब लोग क्रांतिकारी हो गए। जब गुस्सा लेकर के आप रिवॉल्यूशन करते हैं, क्रांति करते हैं, बदलाव की मांग करते हैं, तो उसे हम उन लोगों को हम क्रांतिकारी कहते हैं। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले या प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी, मतलब जो इटली में राष्ट्रवाद करना चाहते थे, ऐसे व्यक्ति हैं गिसेप मैज़िनी, ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी 1815 के अंदर। और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। मतलब उनकी किताबों को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते थे, उनके मन में इतना उत्साह भर देती थी कि आज भी उनको लोग पढ़ते हैं, उनकी कृतियों को, उनकी किताबों को। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद का आना।